लॉन्च से ये साबित होता है कि अगर खुद पर भरोसा हो और अपनों का साथ हो, कोई काम नामुमकिन नहीं है। ये कहानी शुरू होती है सन 2008 से, जब भारत पहली बार चंद्रमा पर अपना यान भेजता है। इस अंतरिक्ष यान का नाम था चंद्रयान-1। उस दौर में जब भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन भी नहीं थी, तब बेहद टाइट बजट के साथ इस मिशन को अंजाम दिया गया था। लिहाजा इससे निकलने वाले परिणामों ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। जी हाँ, इसी मिशन की मदद से आगे चलकर चांद पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी। मगर भारत का चांद पर जाने का ये सफर इतना भी छोटा और आसान नहीं था। साल 2008 में हुए लॉन्च से बेहद पहले, यानी कि सन 1999 में ही इस मिशन की नींव रख दी गई थी, जब पहली बार इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक स्वदेशी ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन को अंजाम देने का अपना आइडिया पेश किया। आगे इस आइडिया पर चर्चा करते हुए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने देश भर के 100 टॉप क्लास वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझावों की समीक्षा की। ये वो वैज्ञानिक थे जो देश भर में जियोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और प्लेनेटरी साइंसेज जैसी फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों के मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया कि भारत चांद पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इस मिशन को उस दौर की सरकार ने मंजूरी भी दे दी थी। इसी मिशन के लिए 386 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन किया गया था, जिसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट पर काम शुरू हो गया और देखते ही देखते चंद सालों के वक्त में ये स्पेसक्राफ्ट बनाकर तैयार भी कर दिया गया, जिसे फाइनली 22 अक्टूबर सन 2008 की तारीख को इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग में PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, जिसका काम इसे पृथ्वी की ऑर्बिट तक पहुंचाना था और इसके बाद चांद का सफर ये अपने आप ही तय करने वाला था। इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने ऊपर लगे ऑन बोर्ड propulsion मॉड्यूल को कई बार फायर करके अपनी ऑर्बिट को मैन्यूवर करा और आखिरकार 8 नवंबर की रोज ल्यूनर ऑर्बिट में इंसर्शन परफॉर्म किया और इसी के साथ भारत चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शुमार हो गया। अब तक ये कारनामा करने में केवल अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप, जापान और चीन ने ही सफलता पाई थी, मगर अब भारत भी इस एलाइट स्पेस क्लब का हिस्सा बन गया था। हालांकि असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। दरअसल पृथ्वी से रवाना होते हुए चंद्रयान-1 अपने साथ एक LIP यानी कि ल्यूनर इम्पैक्टर प्रोब भी ले गया था, जिसका काम चांद की सतह पर क्रैश लैंड करके वहां कुछ बेहद ही अहम जांचों को अंजाम देना था। चांद की ऑर्बिट में दाखिल होने के महज चंद दिनों बाद चंद्रयान-1 ने इस LIP यूनिट को अनलॉक कर चांद की सतह पर ड्रॉप कर दिया। स्टील के बक्से जैसे दिखने वाला ये प्रोब 11 बेहद ही सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस था, जिसमें 5 स्वदेशी भारतीय उपकरण और दुनिया भर की अलग अलग स्पेस एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज द्वारा रिसर्च पर्पस के लिए भेजे गए थे। इन उपकरणों में टेरेन मैपिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ल्यूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, गामा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मून मिनरोलॉजी मैपर जैसे तमाम एडवांस रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे, जिन्होंने फर्दर मून के सरफेस पर जाकर रीडिंग्स कलेक्ट की। और इस एक कारनामे के साथ भारत ने फिर एक बार इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर लिया। चांद की सतह तक पहुंचने वाले देशों की सूची में शामिल होने वाला भारत 5वां देश था। अब से पहले ये कारनामा महज 4 स्पेस एजेंसीज नहीं किया था, मगर अब हम भी इस क्लब का हिस्सा बन चुके थे। इवन चीन से भी पहले हमने ल्यूनर सरफेस पर अपना फुटप्रिंट छोड़ा। मगर ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था वो पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर आकर्षित करके रख देता है। LIP के ड्रॉप डाउन के बाद ये सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एक्शन में आते हैं और अपना अपना काम शुरू करते हैं। अपनी ड्रॉप डाउन जर्नी के दौरान इसमें लगे एल्टीमीटर और रडार ने अपनी मोशन स्टडीज परफॉर्म की, जिसने वैज्ञानिकों को मून के ग्रेविटेशनल डायनेमिक्स को समझने में हेल्प की। साथ ही इस दौरान ल्यूनर सरफेस की इंटेंसिव मैपिंग और इम्पैक्ट की जांच करने के लिए फोटो और इंफ्रारेड सेंसर्स को भी एक्टिवेट किया गया, जिससे बहुत सा वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया गया, जिन पर फर्दर दुनिया भर के रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों ने बहुत से रिसर्च पेपर्स लिखे, जिससे दुनिया भर में चांद को लेकर एक नई समझ विकसित हुई।
इस बीच इसमें मौजूद चंद्रास एल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर ने चांद पर मौजूद खनिजों का अध्ययन किया और यहीं से एक नई खोज का उदय हुआ। ये चंद्रमा पर मौजूद पानी की खोज थी। वास्तव में अपने 25 मिनट लंबे डिसेंट के दौरान इसने ल्यूनर सरफेस के 650 मास स्पेक्ट्रास कैप्चर किए, जिन्हें फर्दर स्टडी करके चांद पर पानी के ट्रेसेस की मौजूदगी के पुख्ता सबूत हासिल हुए। इस स्टडी से हमें ये पता चला कि ल्यूनर सरफेस पर मौजूद क्रेटर्स में और उसकी सतह के नीचे भी पानी के विशाल भंडार मौजूद हो सकते हैं। ये खोज चांद के दक्षिण ध्रुव के पास अंजाम दी गई थी। वैज्ञानिकों का इस पर यह कहना था कि पोलर रीजन्स पर सनलाइट इम्पैक्ट कम होने के चलते यहाँ पर पानी की मौजूदगी की संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं और आगे चलकर इस प्रयोग ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रयान-1 ऑर्बिटर का इमेजरी डेटा आगे चलकर नासा के LRO यानी कि ल्यूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर के लिए भी एक आधार बना, एक ऐसा आधार जिसके बिना पर आगे चलकर LRO को डिफरेंट एक्सप्लोरेशन साइट्स अलॉट की गईं, जिन पर आगे बेहद गहनता और संजीदगी के साथ रिसर्च की गई। महज 386 करोड़ रुपए के एक छोटे से बजट में अंजाम दिया गया ये मिशन दुनिया के लिए ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की एक नई और बेहद बड़ी संभावना लेकर आया, जिससे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को बहुत कुछ सीखने को मिला। करीब 2 सालों के लिए प्लान किया गया ये मिशन तकनीकी खामियों के चलते महज 10 महीनों और 20 दिनों के अंदर ही एक्टिव पीरियड में सिमट कर रह गया। मगर इतने कम वक्त में इसके द्वारा की गई डिस्कवरीज और फाइंडिंग्स का कोई जवाब नहीं था। चंद्रयान-1 ने 28 अगस्त सन 2009 की रोज आखिरी बार पृथ्वी से संपर्क साधा, जिसके बाद इससे मिल रहे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन एकदम से बंद हो गया। उसी शाम इसरो ने इसे एंड ऑफ द मिशन डिक्लेयर कर दिया और कुछ यूं एक महान अंतरिक्ष अभियान का एक गौरवपूर्ण अंत हुआ। मगर महान चीजें जाने के बाद भी अपनी लेगेसी पीछे छोड़ जाती हैं, जैसे कि चंद्रयान-1 ने अपने पीछे छोड़ी थी। और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इसरो ने अपने अगले ल्यूनर फॉलोअप मिशन चंद्रयान-2 पर काम करना शुरू किया। यूं तो साल 2008 में ही सरकार द्वारा इस मिशन को मान्यता दे दी गई थी, मगर इस पर काम शुरू होने में काफी वक्त लग गया। शुरुआत में इस मिशन को अंजाम देने के लिए रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का सहयोग लेने की बात थी, मगर बाद में रूस अपने वादे से पीछे हट गया और उन्होंने इसरो को लैंडर मुहैया कराने में अपनी असमर्थता जाहिर की, जिसके बाद इसरो ने पूरा मिशन अपने ही दम पर अंजाम देने का निर्णय लिया। इसके बाद ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों कंपोनेंट्स स्वयं इसरो ने अपने दम पर विकसित करने का अभियान शुरू किया। इस कड़ी में देश भर के बेहतरीन साइंटिस्ट और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स का चुनाव हुआ। उन्होंने आगे चलकर इसरो के अलग अलग इंस्टॉलेशंस में जाकर लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर को डेवलप किया। अगर आप चंद्रयान-2 के डिजाइन और कंपोनेंट्स के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने एनिमेशन की मदद से इस स्पेसक्राफ्ट के कंप्लीट डिजाइन की बात की है। जहां तक बात इस मिशन के उद्देश्यों और इस मिशन से निकलकर आने वाले परिणामों की है, तो बदकिस्मती से इस मिशन का एक अहम हिस्सा नाकामी का शिकार हो गया। 6 सितंबर की वो शाम पूरे देश के लिए सांसें थमा देने वाले पलों को लेकर आई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए बेंगलोर स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में उपलब्ध थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल तोड़कर रख दिया। दरअसल उस शाम जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक शेड्यूल लैंडिंग टाइम से कुछ मिनटों पहले विक्रम लैंडर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया। ये सॉफ्टवेयर विक्रम लैंडर की एक सेफ और स्मूथ लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी था। ऐसे में इसका फेल हो जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना था। यहाँ ग्राउंड कंट्रोल को इस बात की खबर कुछ देर से चली। इस सॉफ्टवेयर के माल फंक्शन करते ही लैंडर का कनेक्शन ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे ऑर्बिटर से टूट गया। नतीजतन चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर ऊपर हमने विक्रम लैंडर से संपर्क खो दिया और तेजी से डिसेंट परफॉर्म कर रहा विक्रम लैंडर बेकाबू होकर नीचे चांद की ओर गिरने लगा। सॉफ्टवेयर में हुई प्रॉब्लम के चलते लैंडर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर ये जज नहीं कर पाए कि लैंडिंग थ्रस्टर्स को कब कितना ज्यादा फायर करना है, और इसी मिसकैलकुलेशन और इरेगुलेशन के चलते ये लैंडर किसी पत्थर की तरह चांद की सतह से जा टकराया। ऑब्वियसली चांद की सतह से इस जोरदार टक्कर के बाद इसे भारी फिजिकल डैमेज पहुंचा होगा, जिस कारण इसरो की तमाम कोशिशों के बाद भी इससे संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका और कुछ यूं
इस मिशन का एक दर्दनाक अंत हुआ। मगर वो कहते हैं ना कि रास्ते के किसी रोड़े में वो ताकत कहाँ जो राही को अपनी मंजिल तक जाने से रोक दे। इसी संकल्प के साथ इसरो फिर एक बार खड़ा हुआ और उसने अपने तीसरे ल्यूनर मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी। सन 2019 में मिली इस शिकस्त के बाद आज 4 साल बीतने को आए हैं। इसरो फिर एक बार तैयार है अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ, जो जल्द ही चांद को मुट्ठी में करने के अपने इस मिशन की शुरुआत करेगा। आइए जरा इस मिशन से जुड़ी कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं। इसरो का चंद्रयान 3 मेजरली 3 कंपोनेंट्स के साथ आता है, जिसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक propulsion मॉड्यूल शामिल होगा। पिछली दफा इस propulsion मॉड्यूल की जगह एक ऑर्बिटर था, जो फिलहाल चांद की ऑर्बिट में मौजूद है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। खैर, इस propulsion मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 के कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च के बाद चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद लैंडर यूनिट इससे डिटैच होकर चांद की सतह की ओर डिसेंट परफॉर्म करेगी। वहीं propulsion मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा करेगा। साथ ही लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन के लिए बतौर रिले भी काम लिया जाएगा। इसके अलावा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला ये लैंडर पहले की अपेक्षा कुछ इम्प्रूव्ड इंजीनियरिंग के साथ आएगा। इसमें और अधिक प्रिसाइज्ड और रिलायबल सेफ्टी सिस्टम्स मौजूद होंगे, जो इसे एक सेफ और साउंड लैंडिंग के लिए अग्रसर बनाए रखेगा। लिहाजा इन छोटे मोटे बदलावों के अलावा लगभग सब कुछ पहले की ही तरह है। वास्तव में चंद्रयान 3 मिशन चांद को छूने का दूसरा प्रयास है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव इंडियन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को मून की सरफेस पर सेफली लैंड करवाना है और उनसे रीडिंग्स हासिल करके बेस्ट पॉसिबल ल्यूनर रिसर्च कंडक्ट करना है। इस मिशन की कामयाबी की आशा और प्रार्थना दुनिया भर के करोड़ों लोग कर रहे हैं, मगर साथ ही इस मिशन के आड़े आने वाली चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है। अब क्या होगा और क्या नहीं, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। और उस आने वाले कल से जुड़ने के लिए आप अभी हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।